जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। पिछली क्लास पे हम लोगों ने मौर्यकालीन जानने के साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों पे क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। पुरातात्विक स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य के जो 3 अभिलेख थे उनके समय के, जैसे कि सौगौरा और महास्थान और पिपरवा अस्थिमंजूषा अभिलेख, अनुराधापुर श्रीलंका का और रुद्रदावन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसके बाद जो शेष अभिलेख के जितने अशोक के जितने शेष अभिलेख थे उन पे क्लास कर लिए थे। तो मौर्यकालीन इतिहास जानने के जो पुरातात्विक और साहित्य स्रोत से थे उन पे हम लोगों ने क्लास कर लिया है। आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का विस्तार किया, प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है और इसकी क्या भूमिका रही, इसका साम्राज्य कहाँ तक था और इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था और इसका अंतिम दौर जीवन का कैसे समाप्त हुआ, इन सब पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक है जो साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग जितना बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, इतना बड़ा साम्राज्य उसके बाद इतिहास में किसी भी शासक के समय पे शामिल नहीं हुई। और जिस साम्राज्य की संकल्पना हमें देखने को मिली, जो विस्तार हमें चंद्रगुप्त मौर्य को के साम्राज्य में देखने को मिला, उसकी नींव महापद्म नंद के समय पे डाली जा चुकी थी। तो अगर पूछा जाए जो प्रथम साम्राज्य निर्माता जो माना जाता है भारत में, वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। लेकिन अगर पूछी जाए इसकी नींव कहाँ तैयार की गई थी, किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो इसकी नींव इससे पहले नंद वंश के शासक महापद्म नंद के टाइम पे तैयार की गई थी, क्योंकि महापद्म नंद का भी साम्राज्य काफी विस्तृत था, लेकिन चंद्रगुप्त के मौर्य के साम्राज्य से छोटा था। तो प्रथम साम्राज्य निर्माता जो था वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य सबसे महान इसलिए हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को पैतृक रूप से कुछ भी नहीं मिला था। चंद्रगुप्त एक प्रकार से एक अनाथ बालक था। उन्होंने अपनी प्रतिभा और अपनी काबिलियत के दम पे इतने बड़े साम्राज्य और भारत के भूभाग का एक हिस्सा बना के एक सम्राट बना और राजा बना। तो इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास में अधिक महत्व दिया जाता है। अधिकतर राजा देखने में आता है कि उनको पैतृक संपत्ति मिलती है, उनसे राज्य विस्तार करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ऐसा नहीं था। उनको पैतृक रूप से कुछ नहीं मिला था, वो एक प्रकार से अनाथ बालक थे। उन्होंने ऐसे भारत को एक भूखंड दिया, अखंड भारत का निर्माण किया। तो अखंड भारत के निर्माणकर्ता जो माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। तो हम चंद्रगुप्त के मौर्यों की बात कर लेते हैं, फिर उसके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्यों की बात करें कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनका नाम क्या क्या मिलता है कि अलग अलग साहित्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि जैन साहित्य में क्या नाम दिया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो चंद्रगुप्त तो है ही है, इसके अलावा जैन साहित्य में चंद्रगुप्त का नाम जो आया है वो विशाखाचार्य आया है। तो वो पूछा जा सकता है कि विशाखाचार्य किसका नाम है, तो विशाखाचार्य जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। किसमें कहा गया है, तो ये जैन ग्रंथ है राजबलि कथा। ये जैन ग्रंथ है राजबलि कथा, इसमें नाम आया है चंद्रगुप्त मौर्य का। इसमें जो चंद्रगुप्त का मौर्य का नाम आया है वो विशाखाचार्य आया है। तो पूछा जाए कि जैन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना गया है, तो विशाखाचार्य के नाम से जाना गया है। किस ग्रंथ में जाना गया है, तो राजबलि कथा में जाना गया है। इसके बाद दूसरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस जो नाम है ये यूनानी ग्रंथों में मिलता है, और किन किन लोगों ने इनके नामों का उल्लेख किया है, वो स्ट्रबो किए हैं, एरियन किए हैं और जस्टिन महोदय ने किया है। ये सेंड्रोकोटस नाम मिला है, इन नामों का जो उल्लेख मिलता है ये स्ट्रबो और एरियन जस्टिन जो है ना, ये अपने अभिलेखों में, अपने साहित्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य की नाम का उल्लेख करते हैं वो सेंड्रोकोटस के नाम से करते हैं।
और आगे चल के एरियन अपने ग्रंथों में एंड्रोकोटस के नाम के से चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे 3 प्रकार के नाम मिल रहे हैं। पहला तो यही हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम हो जाता है। फिर विशाखाचार्य जैन साहित्य में मिलता है, राजबली कथा में। फिर यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोटस मिलता है। और कौन कौन साहित्य में मिलता है? तो स्ट्रोबो के साहित्य में मिलता है, एरियन के साहित्य में और जस्टिन के मिलता है। और एंड्रोकोटस की पहचान किससे की गई? ये भी चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है और ये एरियन के ग्रंथों में मिलती है। अब पूछा जाए कि सेंड्रोकोस या एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था सबसे पहले? तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इनके द्वारा। तो ये किए थे सर विलियम जोन्स ने किया था। तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, उसी के सदस्य थे सर विलियम जोन्स ने। तो सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स सर विलियम जोन्स महोदय ने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की या एंड्रोकोटस के रूप में की। तो पूछा जाए सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो विलियम जोन्स महोदय ने किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में किया था। ये हो गई इनके नाम की बात। अब बात कर लेते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की, क्योंकि ये तो अनाथ थे, इनके माता पिता का तो स्पष्ट उल्लेख मिलता नहीं है। तो प्रारंभिक जीवन की बात करें कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इस प्रारंभिक जीवन जानने के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ कथानक वर्णन मिलता है और साहित्यों में भी वर्णन मिलता है, तो उनको जान लेते हैं। ये कुछ फैक्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम बनने की संभावना है, लेकिन जैसा सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होती है उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है लिखने के लिए। तो अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो जैन ग्रंथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। अगर इनके उत्पत्ति की बात करें तो इनको क्षत्रिय कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें शूद्र बताया गया है। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें इनके उत्पत्ति को लेके सेमेस्टर के जो एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर इनका पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के बारे में बताइए कि किस कुल से संबंध रखते हैं, तो किस कुल से संबंध रखते हैं, तो इसमें कुछ विद्वान हैं और रचनाकार हैं, उनसे संबंधित मत दिए हैं। तो जैसे कि स्पूनर महोदय हैं, स्पूनर महोदय का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो पारसिक थे। तो ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक कौन मानता है? तो स्पूनर महोदय का मानना है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पारसिक थे, जो बिल्कुल इतिहासकार नकारते हैं, बिल्कुल नकारते हैं। इनके परिप्रेक्ष में बहुत कम मत है। इसके बाद विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। ये है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में जो ये नाटक है, संस्कृत का नाटक है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये संस्कृत का नाटक है। और इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो वृषल शब्द प्रयोग किया गया है। तो वृषल शब्द का जो अर्थ लगाया जाता है वो निम्न कुल में पैदा हुए बालक के रूप में लगाया जाता है। तो इस वजह से जो मुद्रा राक्षस में माना जाता है चंद्रगुप्त की उत्पत्ति को लेके वो निम्न कुल में माना जाता है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों में ही विष्णु पुराण हो जाता है। विष्णु पुराण में जो बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति को लेके वो शूद्र कुल में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो शूद्र कुल में हुआ था। विष्णु पुराण के ही टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी जो है ना ये विष्णु पुराण के टीकाधर हैं और इन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ थी उनका नाम था मूरा। मूरा जो थी वो मौर्य पालने का काम करती थी, उन्हीं से इनका जन्म हुआ था। तो उतनी टाइम पे जो मोर पालने का काम करती थी वो निम्न श्रेणी के शूद्र लोग, दास लोग काम करते थे मोर पालने का, उसी कन्या से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो ये टीकाकार थे, विष्णु पुराण के जो टीकाकार थे वो श्रीधर स्वामी कहते हैं। इसके बाद डीडी राज है, इनका भी यही मानना है सेम इनका, और श्रीधर स्वामी और डीडी राज का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था वो मूरा नामक कन्या से हुआ था और ये निम्न कुल में हुआ था। इसके बाद जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन।
जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है वो क्षत्रिय कुल में हुआ है। तो और जो बौद्ध ग्रंथ है उनका भी मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ है वो क्षत्रिय कुल में हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इनका मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो क्षत्रिय कुल में हुआ था। और ये तार्किक भी है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ना होता तो उसको तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में उसको एडमिशन नहीं मिलता, प्रवेश नहीं मिलता, और चाणक्य जैसा ब्राह्मण उसको नहीं खरीदता। और ये एक तार्किक हो जाता है तर्क देने का कि उसकी उत्पत्ति को लेके केवल ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में उत्पन्न बताते हैं। और स्पूनर का तो एकदम अलग ही कथन हो जाता है, उनका मानना है कि पारसिक। ये हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति की बात। अब बात कर लेते हैं प्रारंभिक जीवन में कि कहाँ से इनका प्रारंभिक जीवन प्रारंभ हुआ। जब ये कोई इनके आगे पीछे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मूरा नामक कन्या से इनका जन्म हुआ। और पिता ये कहा जाता है कि ना, जैसे कि जो महापद्म नंद थे वो क्षत्रियों का विनाश करते थे, तो उसी विनाश में चंद्रगुप्त के जो पिता थे उनका मर्डर हो गया था, मतलब उनका विनाश हो गया था। तो इनकी जो माता थी मूरा, वो अपना जो कुल था वो चेंज कर ली थी डर के मारे अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में। तो डर उसके चक्कर में जब अपना कुल चेंज कर ली तो ये क्षत्रिय कुल छोड़ के शूद्र कुल में आ गई, अपने बच्चों को उसी में पाली बड़ी करी। इस वजह से इनका कुल जो हुआ वो निम्न कुल कहलाया, वर्ण था। वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय थे। अब देख लेते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कि कैसा कैसा इनका प्रारंभिक जीवन में क्या क्या कथानक प्रचलित है, क्या क्या हमें साहित्य में वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें प्रारंभिक जीवन में तो सबसे महत्वपूर्ण होता है राज कीलम खेल। इनके प्रारंभिक खेल का नाम मिलता है, इसका नाम है राज कीलकम खेल। ये जो राज कीलकम खेल है, इसके पीछे का राज जो है वो हम बताते हैं कि जैसे विश्व विजेता सिकंदर विश्व विजय की कामना से वो बाहर निकला था कि तो वो बाहर निकला था तो सिकंदर जो है ना ये यहाँ तक के क्षेत्रों को विजित कर लिया था। और तक्षशिला जो पढ़ रहा था कुछ यहाँ पे पढ़ रहा था। तो यहाँ पे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यहीं का आचार्य जो था वो चाणक्य था। तो चाणक्य ने यहाँ पे मीटिंग किया अपने अधीनस्थों की। उन्होंने ये विचाराधीन किया कि क्यों ना ये सिकंदर के आक्रमण से भारत की भूमि को बचाया जाए। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कहाँ से इसको बचाया जा सकता है कि हमारे भारत को क्षति ना हो सिकंदर के आक्रमण से। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसको मगध से बचाया जा सकता, क्योंकि उतनी टाइम मगध की सत्ता सबसे बड़ी थी, मगध का साम्राज्य सबसे बड़ा था। और मगध पे जो शासन कर रहा था वो नंद वंश का शासक कर रहा था, घनानंद कर रहा था। तो घनानंद कर रहा था। तो ये यहाँ से चाणक्य, यहाँ चाणक्य है और ये है हमारा मगध, ये मगध है। यहाँ से जाते हैं चाणक्य घनानंद के पास, घनानंद के पास जाते हैं, काफी वेट करते हैं, तब जाके उनसे मिलने को मिलता है। फिर अपना संदेश कहते हैं कि ऐसा ऐसी बात है, सिकंदर आ रहा है आक्रमण करने के उद्देश्य से, भारत विजय करने के उद्देश्य से, विश्व विजय के उद्देश्य से, और भारत को वो कहीं क्षति ना पहुंचा दे, इसलिए आप पश्चिमोत्तर हिस्सों में आप अपनी सेना लगा दीजिए, अन्यथा भारत को सिकंदर क्षति पहुंचा देगा। तो ये बात घनानंद को अच्छी नहीं लगी। वो बहुत घमंडी था, वो किसी की बात नहीं मानता था, वो नहीं पसंद करता था कि हमें कोई सजेशन दे, हम की भावना थी उसके अंदर। तो उन्होंने जो ब्राह्मण चाणक्य थे उनका अनादर करके बाहर निकाल दिए और चाणक्य की बात मानने से इनकार कर दिए। तो कहा जाता है कि वहीं से चाणक्य ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि घनानंद, मैं कहते हैं कि उनके मंत्रियों को आदेश दिया घनानंद ने कि इस ब्राह्मण की चोटी पकड़ के बाहर निकालो। तो उनके मंत्रियों ने चाणक्य की चोटी पकड़ के बाहर निकाल दी। इस बीच चाणक्य की चोटी खुल गई।
तो वहीं पे चाणक्य संकल्प लेते हैं कि मैं घनानंद में ये चोटी तभी बांधूंगी जब ये आपके साम्राज्य का विनाश करके और अपने साम्राज्य की स्थापना कर लूंगी। ये दृढ़ संकल्प लेते हैं, कसम लेते हैं और चाणक्य फौरन यहाँ से निकल लेते हैं। और चाणक्य यहाँ से निकल लेते हैं। निकलने के बाद यहाँ पहुँचते हैं विंध्याचल के पास आसपास। तो यहाँ पे कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे। जो खेल खेल रहे थे उस खेल का नाम था राज कीलम खेल। तो राज कीलम खेल में ही कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे। तो उसमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था। जो राजा बना हुआ था तो एक बच्चा राजा बना था, बाकी शेष बच्चे प्रजा बने हुए थे। जो प्रजा बने हुए थे उसमें से एक बच्चा ने कुछ गलत काम कर दिया था, राजद्रोह का काम कर दिया था। तो वो सभी जो बच्चे थे उसको पकड़ के लेके आए, बोले कि ये सजा, ये इन्होंने गलत काम किया, इसका क्या दंड होना चाहिए। तो उतने टाइम पे जो बच्चा राजा बना था उन्होंने बोला कि ये इन्होंने राजद्रोह किया है, इसको मृत्युदंड देनी चाहिए। ये कला जो है ना वो चंद्रगुप्त वो चाणक्य बैठे हुए ये खेल जो बच्चे खेल रहे थे राजकीलम वो देख रहे थे। तो ये चीज चाणक्य को पता थी कि राजद्रोह का जो इतने टाइम पे दंड है वो सच में मृत्युदंड है, कि अगर कोई राजद्रोह करता है तो उसका दंड मृत्युदंड है। तो इससे इस चीज से बहुत प्रभावित हुए कि इस बालक को क्या पता कि राजद्रोह करने का मतलब होता है कि उसको मृत्युदंड दे। तो इस चीज से बहुत प्रभावित है। इसके बाद कहा जाता है कि वो जो बालक था, जो राजा बना था राजा के रूप में, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही बना था। उसके बाद दूसरी एक कथा प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना सभी समूहों के साथ शिकार पे निकला हुआ था। शिकार करने के उद्देश्य से जंगल में निकला था। तो सभी लोग शिकार कर रहे थे। तो सभी लोग जो शिकार कर रहे थे वो अपने उपभोग के उद्देश्य से कर रहे थे, क्योंकि अगर उनको उपभोग में कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो निराश ही जाएंगे। लेकिन अगर राजा शिकार करने जाता है तो वो मनोरंजन के उद्देश्य से जाता है, उसके लिए कोई कमी तो है नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो शिकार कर रहा था उसकी शिकार की जो रणनीति थी वो एकदम निर्भय थी, एकदम रणनीति जो थी वो मनोरंजक थी। तो इन्होंने इसकी शिकार करने की रणनीति देखी कि सभी लोग अपने उपभोग के उद्देश्य से निर्भय तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो शिकार कर रहा है वो राजा के तरीके कर रहा है, एकदम मनोरंजन लेके कर रहा है शिकार। इस चीज से चाणक्य बहुत प्रभावित हुए। तो कहा जाता है इन दोनों चीजों से प्रभावित होकर राजकीलम जो खेल खेल रहे थे, यहीं पे इनके मामा या फिर समथिंग कोई थे, उन्हीं से चाणक्य इस बालक को खरीद लेते हैं। कितने रुपए में खरीदते हैं तो कहा जाता है 1000 पड़ देके। 1000 पड़ जो थी वो मौर्यकालीन मुद्रा थी। 1000 पड़ देके पूछा जाता है, इनके द्वारा पूछा भी गया है कितने पड़ में खरीदा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजकीलम खेल के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद ये पुनः ले जाते हैं अपने ये तक्षशिला ले जाते हैं। तक्षशिला ले जाते हैं। इनको तलाश भी थी, चाणक्य को घनानंद के विनाश करने के लिए तलाश थी कि मुझे ऐसे बालक की, ऐसी चीज की तलाश है जिससे मैं घनानंद का विनाश कर सकूं। तो ये ले जाते हैं तक्षशिला। वहां पे अच्छे से उनको अस्त्र शस्त्र की और स्वास्थ्य की शिक्षा देते हैं, निपुण बनाते हैं। जब निपुण हो जाते हैं पूरी तरीके से, तब ये जो घनानंद है उनके विनाश की तैयारी में जुट जाते हैं। तैयारी में जुटने के बाद कहा जाता है कि इन्होंने एक सेना तैयार की चाणक्य ने। तो जब सेना तैयार की तो सेना तैयार करने में खर्चा बहुत आता है। तो ये कहा जाता है कि जो चाणक्य थे उन्होंने कुछ गुप्त मुद्राएं छुपा रखी थी। कहा जाता है कि कुछ जो जैसे कि एक पड़ की उन्होंने 8 पड़ बनाया था। 8 पड़ बनाया था। यहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन होता है। 100 पड़ का इन्होंने, या फिर ऐसे कह सकते हैं 100 पड़ का 800 पड़ बनाया था। 800 पड़ मुद्राएं बनाई थी। किन्होंने बनाया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने बनाया था, क्योंकि इनको सेना की जरूरत थी। सेना के खर्चे के लिए कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होती है। तो ये खर्चा जो था ये सेना को उठाने के लिए था। और सेना में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन फिर हर सेना तैयार करने के बाद
निर्णय लेते हैं कि अब चंद्रगुप्त मौर्य निर्णय लेते हैं कि अब घनानंद के साम्राज्य पे आक्रमण किया जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य अब आक्रमण करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अब यहाँ से चलते हैं और घनानंद के साम्राज्य पे आक्रमण करते हैं। घनानंद के साम्राज्य पे आक्रमण करते हैं तो ये कहा जाता है फर्स्ट टाइम पे जब आक्रमण करते हैं तो घनानंद इन्हें पराजित कर देता है और ये अपनी जान बचा के एक खेमे में छुप जाते हैं। तो वहीं पे दो कहानियां प्रचलित है, कथानक, वो कौन कौन सी है तो देखिए, जैसे कि जस्टिन कहानियां है। तो ये है रोटी चपाती वाली जो कहानी है, ये बौद्ध धर्म साहित्य में मिलती है। किसमें मिलती है तो महाबोधि वंश में मिलती है। ये सेमेस्टर के एग्जाम में लिखने के लिए बहुत काम आ सकती है कि क्योंकि ऐसे नहीं पूछा जाने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं BA MA के, उसमें लिखने के बहुत काम आ सकती है। तो जो रोटी चपाती की कहानी है, इसमें ये कहानी है, इसका वर्णन जो मिलता है ये बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में मिलता है। इसमें कहा जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जान बचा के एक खेमे या झोपड़ी में छुप जाता है, उसी झोपड़ी में एक माँ अपने बच्चे को रोटी पका के एकदम निकली हुई रोटी ताजी देती है परस के। तो बच्चा क्या करता है, उस रोटी को बीच से तोड़ देता है, हाथ मार देता है, तो बच्चा जल जाता है। तो माँ उसकी रिप्लाई में देती है कि तुम भी कैसे गलती कर रहे हो, तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य वाली गलती कर रहे हो। तो उसके कान खुल जाते हैं कि ये क्या कह रही है। वो माँ नहीं जान रही है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य छुपा है, कि तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य वाली गलती कर रहे हो। क्योंकि जैसे यहाँ पे है तक्षशिला, ये है मगध। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, डायरेक्ट आ जाता है मगध पे आक्रमण करने, और इसका साम्राज्य यहाँ तक ये पूरा फैला है। तो चंद्रगुप्त डायरेक्ट मगध पे आक्रमण करने आ जाता है। तुम भी जो चंद्रगुप्त मौर्य गलती किया, वो डायरेक्ट वैसे बीच में चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्ट मगध में आक्रमण करने आ गया, वैसे ही डायरेक्ट बीच से ही रोटी तोड़ना स्टार्ट कर दिए। रोटी को किनारे से तोड़ना स्टार्ट करिए, खाना स्टार्ट करिए, वो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी और बीच को बाद में अपने आप से ठंडी हो जाएगी, खा लेना। तो ये समझ खुल गई चंद्रगुप्त मौर्य की, इस सीख मिली चंद्रगुप्त मौर्य को कि नहीं, हमें डायरेक्ट मगध पे आक्रमण नहीं करना चाहिए, हमें धीरे धीरे सीमावर्ती जो प्रदेश हैं नंदवंश के, उनको जीतना चाहिए, फिर मुझे मगध की राजधानी पे आक्रमण करना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो कहानी प्रचलित है वो माँ और बच्चे खीर की है। माँ, बच्चे और खीर की जो कहानी मिलती है वो हेमचंद की परिशिष्ट पर्वन में मिलती है। ये माँ, बच्चे और खीर की कहानी जो मिलती है, ये जैन ग्रंथ है हेमचंद परिशिष्ट पर्वन। इसमें कहानी मिलती है कि एक माँ अपने बच्चों को कटोरी में खीर देती है और बच्चा क्या करता है, वो हाथ मार देता है, बीच में कटोरी में ही मार देता है, तो बच्चा जल जाता है। तो उसमें भी माँ अपने बच्चों को कहती है कि आप भी चंद्रगुप्त मौर्य जैसी गलती कर रहे हैं, खीर को ठंडी करके नीचे किनारे से खाइए, धीरे धीरे खाइए, एकदम से बीच में आ जाएंगे तो जली जाएंगे, आप जैसे चंद्रगुप्त मौर्य गलती किया है। तो यहाँ पे भी एक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को एक सीख मिली, उसके एक जानकारी के रास्ते खुले। तो इस प्रकार से जब उसको सीख मिली तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, अब दूसरी बार डायरेक्ट मगध पे आक्रमण नहीं करता है। अब ये सीमावर्ती जो धीरे धीरे छोटे छोटे प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत, इन पे जीतना चालू करता है। फिर जाके लास्ट पे आक्रमण जो करता है वो करता है मगध पे करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकी सेना को लेके। तो ये है एक जस्टिन महोदय और प्लूटार्क महोदय। प्लूटार्क महोदय का कहना है कि जो स्पेशली जस्टिन महोदय ने जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना है उनको डाकुओं की सेना कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो डाकुओं की सेना है। और प्लूटार्क कहते हैं कि इनकी सेना में 6 लाख सैनिक थी। उन सैनिकों को लेके चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को रौंदा डाला। ये कथन कौन कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक को लेके 6 लाख सैनिक को लेके संपूर्ण भारत को रौंदा डाला। ये कथन कहते हैं प्लूटार्क महोदय, या जस्टिन मिल सकता है। और इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना किसको कहते हैं,
तो जस्टिन महोदय कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो जस्टिन महोदय ने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना, और प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेके संपूर्ण हिंदुस्तान को रौंदा डाला। डाकुओं की सेना कहने के बाद जस्टिन कहता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, पराधीनता की जुआ उतार फेंका। मतलब जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य वो सिकंदर खत्म हुआ, वैसे ही वो पराधीनता का जुआ उतार फेंका। इसके बाद बात करें, ये है सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात। इतिहासकार कहते हैं कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी। कुछ विद्वान ये आरोप लगाते हैं कि सिकंदर से जो चंद्रगुप्त मौर्य मिला था वो नंद वंश के पतन करने के उद्देश्य से मिला था, और सीमावर्ती राज्यों को जीतने के बचाने के उद्देश्य से मिला था। कहा जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला तो उसके चेहरे पे तनिक भी भयभीत नहीं थी, उसके अंदर कोई डर दबाव नहीं था। तो इस बातों को देख के चंद्रगुप्त मौर्य को वो मारने का आदेश देता है, उसका पीछा करता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इस चीज में सफल रहता है। वो किसी तरीके से वहां से भाग निकलता है अपनी जान बचा के। ये जो बात मुलाकात होती है, कुछ इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि इन्होंने षड्यंत्र रच के घनानंद का विनाश करने के लिए इससे सिकंदर से मुलाकात की थी। कुछ कहते हैं कि अपने सीमावर्ती जो क्षेत्र से उनको बचाने के उद्देश्य से किया था। तो ये, लेकिन सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी। अब जब मुलाकात हो जाती है और पर्याप्त सेना हो जाती है, तो अब वो सीख भी मिल गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को, मतलब भर की रोटी चपाती और खीर वाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, उसकी सेना हो गई है, अस्त्र शस्त्र में हर चीज में वो संपन्न हो गया है। ये तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय था, उसको गुरु मिलता है चाणक्य, और यहाँ से हर चीज में दक्ष हो जाता है। तब क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, ये छोटे छोटे प्रांतों से जीतना स्टार्ट करता है, तब जाके लास्ट में हो जाएगा मगध को जीतने। तो जो पहले जीत में जाता है वो है यूथिडेमस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। ये युद्ध कब होता है, तो ये युद्ध होता है 317 बीसी में होता है। 317 बीसी में होता है। यूथिडेमस जो है ना, ये पंजाब का सूबेदार या राजा था। यूथिडेमस जो है ना, ये पंजाब, ये पाकिस्तान वाली जो ये वाला पंजाब है, ये पाकिस्तान वाले पंजाब, यहाँ का राजा था। कौन था, तो ये यूथिडेमस था। यूथिडेमस पंजाब का राजा था। यहाँ से यूथिडेमस से पंजाब जीत लेता है। तो सबसे पहले जीत के क्रम में किसको जीतता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो पंजाब वाले क्षेत्र को जीतता है। कब जीतता है, तो 317 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य जब ये वाला पंजाब वाला प्रांत जीत लेता है, तो ये वाली एरिया जो थी, ये छोटी छोटी जनजातियां ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में थी, क्योंकि यहाँ की सेना थी, यहीं के लोग उसकी सेना में भर्ती थे। तो अब क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे आक्रमण करने की तैयारी करता है। मगध पे आक्रमण करने की तैयारी में नंदवंश का पतन करता है। तो नंदवंश के पतन को देख लेते हैं। तो नंदवंश के पतन करने के उद्देश्य से 315 बीसी में नंदवंश पे आक्रमण करता है, और किसकी मदद से, एक इनके मित्र हैं परावर्तक की मदद से, और इनके सेनापति जो थे उनका नाम है भद्रसाल की मृत्यु कर देता है। भद्रसाल की मृत्यु करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि पंजाब की विजय करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के जो पतन किया है वो 315 बीसी में किया है। किसकी मदद से किया है, तो प्रवर्तक की मदद से किया है। और जो घनानंद थे, नंदवंश के शासक घनानंद थे, उनकी जो सेनापति थे उनका क्या नाम था, भद्रसाल था। तो यहाँ पे घनानंद का मृत्यु करके उनके सेनापति भद्रसाल की मृत्यु करके मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो इस प्रकार से अब स्थापना हो गई यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की। अब यहाँ पे आ गया मौर्य साम्राज्य। यहाँ पे घनानंद का अंत हो गया और मौर्य वंश की स्थापना होगी। मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो अब जब यहाँ तक साम्राज्य पूरा हो ही गया है, ये साम्राज्य जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में हो ही गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य और अभी पश्चिमोत्तर हिस्से में जाता है। तो वो
विजय के ही सिलसिले में अगली विजय देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध। ये जो युद्ध होता है ये 305 बीसी में होता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये युद्ध जो होता है ये इस वाले क्षेत्र में होता है, ये इस वाले क्षेत्र में होता है क्योंकि ये वाले क्षेत्र जो है ये सिकंदर के अधीन थे। तो यहाँ पे अब वो सिकंदर जो मर जाता है तो यहाँ पे उसके जो मंत्री थे उनको नियुक्ति में यहाँ पे सेल्यूकस शासन कर रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ पे आक्रमण करता है और युद्ध करता है तो ये 305 बीसी में आक्रमण करता है और युद्ध चलता है, 2 साल तक युद्ध चलता है। अंततः जो विजय होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। और कहा जाता है जो विजय होने के बाद इसमें संधि होती है, एक संधि होती है, उस संधि में बहुत कुछ प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को। क्या क्या प्राप्त हुआ उससे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। और ये छोटे सेमेस्टर में तो छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो अगर बात करें जो युद्ध हुआ 305 बीसी में हुआ, तो युद्ध ये जो चला था ये 2 वर्ष चला था। और इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि हुई है, उस संधि की शर्तें क्या क्या थी, संधि में क्या क्या मिला, क्या क्या चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। तो संधि में बात करें क्या क्या देना पड़ा, लेना पड़ा, तो संधि जो हुई है वो 303 ईस्वी में हुई। आक्रमण हुआ था 305 बीसी में, संधि हुई है 303 बीसी में। इस संधि के तहत जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनको सेल्यूकस ने अपनी बेटी कर्नेलिया से विवाह कर दिया। संधि में प्रांत जीत तो लिए, ये वाला जो हिस्सा था सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया और अपनी बेटी से उल्टा ब्याह करना पड़ा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी है वो कर्नेलिया बन गई, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह किया अपनी बेटी का। और एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य से कर्नेलिया से विवाह हुआ। विवाह में ही एक यूनानी राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। पूछा जाता है मेगस्थनीज जब यहाँ आया उससे पहले कहाँ किसके दरबार में रहता था, तो ये रहता था सिलिब्रेटियस के दरबार में रहता था। सिलिब्रेटियस के दरबार में रहता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेगस्थनीज जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया उससे पहले किसके दरबार में रहता था, तो सिलिब्रेटियस के दरबार में रहता था। और इसके साथ ही 4 प्रांत दहेज में मिले। तो देखो क्या क्या मिल रहा है, बेटी से विवाह किया, एक राजदूत मिला जो यहाँ भारत के बारे में बढ़िया बढ़िया लिखा। और क्यों नहीं मिलेगा याद रखने के लिए कि जैसे कोई बाहर की लड़की आएगी, ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है, जान लीजिएगा कि भारत का अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है। सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, कर्नेलिया से किया था। और एक दूत मिला था मेगस्थनीज, क्यों नहीं मिलेगा जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शादी हो रही है। अब यहाँ पे भाषा सारी चीज़ें अलग अलग होंगी, तो एक आदमी को तो भेजना पड़ेगा जो उस लड़की के बारे में कुछ बता सकेगा, तो एक लॉजिक याद करने के लिए। तो इस वजह से भेजे कि मेगस्थनीज को कि हमारी लड़की को कुछ दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो ये लिख के हमारे पास खत पहुंचा देंगे, इस उद्देश्य से भेजे होंगे, मतलब एक याद रखने के लिए। तो मेगस्थनीज इतिहासकार था, कुछ दिक्कत होती होगी कर्नेलिया को तो उनके पापा को अवगत करा देते होंगे सेल्यूकस को। इसके अलावा जो 4 प्रांत दिए हैं दहेज में, वो प्रांत से क्वेश्चन बन जाते हैं, हमको देख लेते हैं। जो वो प्रांत हैं वो हैं आराकोसिया, तब का आराकोसिया वर्तमान का कंधार कहलाता है। और एरिया वर्तमान में हेरात कहलाता है। और पेनीस्डाई जो वर्तमान का काबुल कहलाता है। और जेड्रोसिया जो वर्तमान का मकरान तट कहलाता है। ये जो मिला है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला। सोचो कि ये इतने 4 प्रांत मिल गए, कौन कौन से मिले हैं, तो आराकोसिया वर्तमान का कंधार वाला क्षेत्र, एरिया वर्तमान का हेरात वाला क्षेत्र, और तब का पेनीडाइस ये है काबुल, और जेड्रोसिया वर्तमान का मकरान तट। 4 प्रांत हो गए ये जो उनको चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया संधि में सेल्यूकस को, तो केवल 500 हाथी,
खाली यहाँ के हाथी ही फेमस थे। इतना सारा कुछ ले लिए और बदले में केवल हाथी दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? कि जाएं और सीरिया में विजय प्राप्त करें बस। तो सूखे में 500 हाथी दे दिए बस। ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल 500 हाथी दिए, उन्होंने 500 हाथी दिए और इन्होंने कितनी चीजें, उनकी बेटी ले ली एक, और ये महेस्थनीय 2, 4 प्रांत, ये 6 चीज ली, 6 चीज ली और 500 हाथी दिए। ये चीज हो गई। तो ये हो गई इनकी विजय की। अगर अब इनका साम्राज्य देखें तो साम्राज्य देखते हैं, उस साम्राज्य देखें तो इनका साम्राज्य कुछ अब ईरान, ये पाकिस्तान, पाक वाली एरिया, अफगानिस्तान और ईरान, सीरिया यहाँ तक का साम्राज्य हो गया। और दक्षिण में कर्नाटक तक तो उनका साम्राज्य था ही। तो ये यहाँ तक सीरिया तक विस्तार हो गया। इसके बाद देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य विस्तार पाया जाता है वो 3 द्वाबों तक पाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार पाया जाता है वो तीनों द्वाबों तक अधिकार पाया जाता है। वो कौन कौन से द्वाब हैं? तो पहला द्वाब हो जाएगा ये हमारा सप्त सैंधव द्वाब, दूसरा हो जाएगा हमारा द्वाब रायचूर द्वाब, तीसरा हो जाएगा ये गंगा यमुना द्वाब। मैप में देख लेते हैं। तो मैप में अगर हम देखें तो ये वाली जो एरिया हो जाएगी, ये वाली जो एरिया हो जाएगी, ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये एक द्वाब हो गया। ये गंगा यमुना और ये हो जाएगी, और ये हो जाएंगी कृष्णा, ये हो जाएगी तुंगभद्रा। तो यहाँ पे 3 द्वाब नजर आ रहे हैं। पहला ये द्वाब हो जाएगा गंगा सप्त सैंधव प्रदेश का, जो 7 नदियां हैं, सिंधु झेलम चिनाब, पहला द्वाब हो गया। ये गंगा यमुना की जो गंगा यमुना है उनकी सहायक नदियों वाला द्वाब हो गया, इस पे भी अधिकार है। और ये जो ये कर्नाटक वाली एरिया है, यहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा वाला जो द्वाब है, यहाँ की जो नदियां पाई जाती हैं, यहाँ तक जो अधिकार पाया जाता है कर्नाटक तक, इस पे भी अधिकार पाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये पहला ऐसा शासक है जो तीनों द्वाब पे अधिकार इसका पाया जाता है। हमेशा देखेंगे इतिहास में इन द्वाबों पे ही अधिकार कराने के लिए लड़ाई हमेशा हुई है। देखिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष होगा वो गंगा द्वाब के लिए ही होगा। आगे जो देखेंगे जो बहमनी साम्राज्य में होगा वो रायचूर के लिए ही पूरे द्वाब होंगे। इस क्षेत्र में जो द्वाब होते हैं ना, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है नदियों के कारण, तो वहाँ पे अधिशेष उत्पादन पाया जाता है, अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक पाया जाता है। इस वजह से राजस्व अधिक आता है। इस वजह से राजा इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लाना अधिक चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र रहेगा तो उनको राजस्व ज्यादा प्राप्त होगा। तो तीनों द्वाबों पे अधिकार करने वाला ये पहला मौर्य राजा था। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद बात करें, इन्होंने एक जन कल्याणकारी कार्य करवाया था। वो कौन कार्य था? इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील के निर्माण जो करवाया था वो कैसे करवाया था? तो यहाँ पे ये 2 पर्वत थे। कौन कौन से पर्वत थे? ये पर्वत थे। कौन कौन से थे? पहला पर्वत था ये रेवतक पर्वत, दूसरा था उपरयंतक पर्वत। उपरयंतक पर्वत था। ये 2 पर्वत थे जिनसे 2 सरिताएं या कह सकते हैं 2 नदियां निकलती थी। पहली नदी है ये पाला सोनी नदी, दूसरी है षोडशीकता नदी। सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। किसने करवाया था? तो ये कराए थे चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे। ये किससे जानकारी मिलती है अभी बात करते हैं। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। किस पर्वत से जो निकलती है, इसमें किस पर्वत से या किस नदी से पानी आता था पूछा जा सकता है। तो 2 पर्वत श्रेणियां थी, रेवतक पर्वत श्रेणी थी और उपरयंतक पर्वत श्रेणी थी। रेवतक पर्वत से जो है ना वो पाला सोनी नदी निकलती थी और उपरयंतक पर्वत श्रृंखला से षोडशीकता नदी निकलती थी। इन दोनों के जल से बना था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील
अगर सुदर्शन झील के इतिहास की बात करें तो सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो शक शासक हैं रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात गिरनार वाले क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यहाँ पे 4 शासकों का नाम आता है। पहला अशोक का नाम आता है। अशोक के टाइम पे वहाँ के प्रांतीय जो राजा थे वो थे पुष्यगुप्त वैश्य। उन्होंने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद अशोक के टाइम पे तुषास्क ने करवाया था और रुद्रदामन के टाइम पे जो करवाते हैं उनके प्रांतीय जो गवर्नर रहते हैं वो करवाते हैं। फिर पुनः ये गुप्त काल के शासक स्कंदगुप्त रहते हैं, उनके समय पे ये बांध टूट जाता है और इसकी फिर से पुनः मरम्मत कराई जाती है, बांध बनवाया जाता है और उनके जो चक्रपालित रहते हैं, उनके पुत्र चक्रपालित, उनके सहायता से वहाँ पे एक विश्वरूप प्रतिमा स्थापित करी जाती है। तो सुदर्शन झील के निर्मलता की जो जानकारी मिलती है वो चंद्रगुप्त इतना महान शासक था जैसे इतनी बड़ी जन कल्याणकारी कार्य कराया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया, लेकिन वो कहीं भी उल्लेख नहीं करवाया। लेकिन आगे चल के 150 AD का ये जो अभिलेख है ये 150 AD का है, 150 ईस्वी का है, AD का है। इस अभिलेख में इस सुदर्शन झील के निर्माण की किसने निर्माण किया, कहाँ से पानी आता, फिर आगे चल के कौन कौन इसकी मरम्मत कराई, इसके इतिहास के बारे में उल्लेख करते हैं ये शासक रुद्रदामन करते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इनके जन कल्याणी कार्य हो गए। अब बात कर लेते हैं कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ। अगर अंत की बात करें कि उन्होंने प्राण त्याग किया था, तो प्राण त्याग कैसे किया था ये बात सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये इन्होंने प्राण त्याग की कुछ तरीका था जो अलग किया था। इन्होंने कर्नाटक जो है ना, ये कर्नाटक, अगर इनका साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं पहले तो, जैसे तीनों द्वार पे अधिकार हो गया, तो अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें कहाँ तक इनका पाया जाता था, तो ये पाया जाता था यहाँ कर्नाटक तक, पश्चिम में जो पाया जाता था ये बंगाल तक पाया जाता था, और उत्तर में कश्मीर तक पाया जाता था, पश्चिम में गुजरात तक पाया जाता था, और पश्चिमोत्तर में जो पाया जाता था पाकिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया तक पाया जाता था। सोचिए आज के जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है ये भारत के अंग थे। कभी अखंड भारत वापस आएगा? ये हमारा अखंड भारत यहाँ से यहाँ तक कैसा था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य महान, अखंड भारत यहाँ से वहां तक, फिर 3 पूरे देश ही उसके साम्राज्य में भारत के अलावा भी थे। यहाँ पे तो अब देखो बांग्लादेश अलग हो गया, कितने खंड हो गए, विखंडित हो गया। तो ये हो गया इसके साम्राज्य विस्तार की बात। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कैसे जीवन का अंत हुआ। अगर जीवन के अंत की बात करें तो इनके प्राण त्याग किए थे। इनका जीवन आकस्मिक तरीके से नहीं हुआ था अंत, इन्होंने प्राण त्याग किए थे। तो प्राण त्याग कैसे किए थे? तो इनके समय पे कहा जाता है कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। तो उस 12 वर्ष के अकाल से इन्होंने मतलब कि लड़ नहीं पाए, प्रजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो इस चीज से ये झकझोर गए, इन्होंने परेशान हो गए कि इस अकाल से कैसे जीता जाए, कैसे इस पे कंट्रोल पाया जाए। तो इस चीज से दुखी होके कहा जाता है ये चले जाते हैं दक्षिण में श्रवणबेलगोला में, वहां पे सलेखना विधि से अपने प्राण त्याग कर देते हैं। तो ये जो प्राण के समय पे जो 12 वर्ष का जो वो पड़ा था अकाल, उसकी जानकारी किससे मिलती है? तो उसकी बात कर लेते हैं। उसकी जानकारी मिलती है, 2 अभिलेख हैं जिनसे जानकारी मिलती है। वो है यूपी का सहगौरा है, सहगौरा,
ताम्रपत्र अभिलेख और बोगोरा का महास्थान अभिलेख। ये जो अभिलेख हैं ये वर्तमान में बांग्लादेश का अभिलेख है और ये सबसे बांग्लादेश का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख में दोनों अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था और यहाँ पे कही गई है कि अन्नागारों में जो चीजें हैं वो स्टोर की जाती थी, उन चीजों का स्टोर करके दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो इन्हीं दो अभिलेखों से ये साक्ष्य मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भीषण अकाल 12 वर्ष का पड़ा था। उस भीषण अकाल से निपटने के लिए इन अन्नागारों में जो है ना, जैसे कि आज के टाइम पे सामान जैसे कोरोना टाइम पे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी पब्लिक को, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के ये सोगोरा ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो अकाल पड़ा था वहाँ पे अन्नागार जो थे उनसे चीजें दान में दी जाती थी। तो ये दो, इसमें जो सोगोरा ताम्रपत्र अभिलेख है ये भारत का सबसे प्राचीन धातु खंड या ताम्र का अभिलेख है। इसमें 2 अन्नागारों का उल्लेख मिलता है जो चित्र बने हुए 7 अंक हैं, 7 अंक हैं और 4 लेख का पंक्ति पाया जाता है। ये हो गया जिसे इनके राज्य में अकाल पड़ा था। इसी अकाल से दुखी हो गए उन्होंने प्राण त्याग की संकल्पना ली थी। तो प्राण त्याग की जो संकल्पना ली थी तो इन्हीं सब चीजों से दुखी होके वो जैन धर्म के प्रभाव में आ गए थे। जैन धर्म के प्रभाव में आके वो कर्नाटक गए थे। श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पे पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी पे गए थे, तो ये चंद्रगिरी पहाड़ी पे गए थे। चंद्रगिरी पहाड़ी पे इन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे। तो जैन कौन से जैन भिक्षु थे, तो जैन भिक्षु दिगंबर संप्रदाय के थे। ये पूछा जाता किस संप्रदाय के थे, कौन भिक्षु थे, तो भद्रबाहु थे। तो यहाँ पे याद रखने के लिए जो दिगंबर संप्रदाय के लोग रहते हैं वो वस्त्र नहीं धारण करते हैं तो भद्दा लगता है। वस्त्र धारण नहीं करेंगे तो भद्दा नहीं लगेगा, भद्दा मीन्स खराब लगेगा। तो भद्रबाहु भद्दा लगेगा और दिगंबर, तो दिगंबर मीन्स होता है कि कपड़े जो लोग नहीं धारण करते हैं। जैन धर्म की 2 शाखाएं थी, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर निवस्त्र रहती हैं। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो दिगंबर समुदाय के भद्रबाहु के साथ थे। तो भद्दा लगता है, भद्रबाहु दिगंबर समुदाय के थे। उन्होंने उन्हीं के साथ संलेखना विधि से प्राण त्याग किए थे। किस विधि से, तो संलेखना विधि से। ये संलेखना विधि क्या होती है, तो संलेखना विधि वो होती है कि इसमें जब प्राण त्यागना होता है इंसान को तो बिना खाए पिए ही प्राण त्यागता है। तो किसी प्रकार का कोई अन्न जल नहीं ग्रहण करता है, बिना खाए पिए जो प्राण त्यागे जाते हैं, ज्ञान दिया जाता है वो ये संलेखना विधि से दिया जाता है। तो लास्ट में आके चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो जैन धर्म के प्रभाव में आ जाते हैं और यही कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पे ही चंद्रगिरी मंदिर बना हुआ है, जिसमें जो है ना 90% जो चित्र पाए जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के और भद्रबाहु के पाए जाते हैं। 10% चित्र एंड सजावट के उद्देश्य से पाए जाते हैं। तो आई होप ये चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे बिंदुसार। बाकी आज के लिए जय हिंद।